हेलो एंड वेलकम टू बाइक्यूल्स। दिस इज टेशना और आज के लेक्चर में बात करेंगे क्लास 11 की एनसीईआरटी के एक नए चैप्टर के बारे में, जिस प्यारे से चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। इस चैप्टर का बच्चों को इतना खौफ है, पर देखो आज 1 आवर के अंदर हम इस चैप्टर को इन ब्यूटीफुल नोट्स के साथ करेंगे। एनसीईआरटी की हर एक लाइन, हर एक डायग्राम और पीवाईक्यू को डिकोड करते हुए चलेंगे। आई होप इससे पहले वाला लेक्चर यानी फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स वाला लेक्चर आपने देखा होगा। साथ साथ में एक और लेक्चर आया था जिसमें हमने फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट के सारे एमसीक्यू किए हैं, यानी जो भी पीवाईक्यू आए हुए हैं एनटीए के द्वारा वो हमने उसमें किए हैं। तो चलिए बिना देरी किए आज अपना नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो देखो, सबसे पहले तो आपको टर्म रेस्पिरेशन का ही मतलब पता होना चाहिए। रेस्पिरेशन का मतलब होता है फूड का ऑक्सीडेशन करना। फूड का ऑक्सीडेशन करना मतलब जो भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हम अपने फूड में ले रहे हैं उसका ब्रेकडाउन होना। अब इसका ब्रेकडाउन क्यों करना है? ताकि हमें इससे एनर्जी मिल सके, और ये जो एनर्जी हमें मिलेगी उसका हम यूज करेंगे एटीपी फॉर्मेशन में। देखो, हमें पता है हम अपनी डेली लाइफ में जितनी भी एक्टिविटीज कर रहे हैं उसमें हमें चाहिए एनर्जी। अब चाहे वो एक्टिविटीज हो कि जैसे हम फूड को डाइजेस्ट कर रहे हैं, फूड हमारा एब्जॉर्ब हो रहा है, बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट मोलिक्यूल सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, हमारी मूवमेंट हो रही है, रिप्रोडक्शन, ब्रीथिंग, हर एक चीज में हमें एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी हमें मिल कहां से रही है? तो ये एनर्जी हमें मिल रही है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स। हमें पता है हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, है ना। कार्बोहाइड्रेट्स में एग्जाम्पल आप ले सकते हो ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला सबने पढ़ा है, C6H12O6। अब होता क्या है ना, ये जो कार्बन में बॉन्ड्स है, इन बॉन्ड्स का ब्रेकडाउन होता है। जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को हम यूज कर कर एटीपी सिंथेसिस करते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को हम बोल देते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। कितना इजी वर्ड है, कितनी इजी डेफिनेशन है, और इसमें से पीवाईक्यू आया हुआ है 2024 में एज इट इज डेफिनेशन में। ठीक है, तो देखो, जैसे हमें एनर्जी चाहिए वैसे प्लांट्स को भी एनर्जी चाहिए। हम एनर्जी लेने के लिए क्या कर रहे हैं? खाना खा रहे हैं। पर क्या आपने कभी किसी प्लांट को खाना खाते हुए देखा है? नहीं ना। प्लांट खाना खाते तो नहीं है, पर प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं और उसी खाने को फिर ऑक्सीडाइज करते हैं और एनर्जी लेते हैं। प्लांट अपना खाना खुद कैसे बना रहे हैं? ये बना रहे हैं फोटोसिंथेसिस से। क्या सभी ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस से खाना बना रहे हैं? लगता तो नहीं है। तो चलो देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या सोर्स ऑफ एनर्जी है। जैसे अगर कोई आपसे पूछ ले कि बता दो ग्रीन प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया में सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, तो आप बोलोगे कि ग्रीन प्लांट और साइनोबैक्टीरिया तो अपना खाना खुद बना रहे हैं फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। ये क्या करते हैं? ये सनलाइट को यानी लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में। ये एनर्जी इन कार्बोहाइड्रेट्स की बॉन्ड्स में स्टोर होती है। ये कार्बोहाइड्रेट कौन से हो सकते हैं? जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज और स्टार्च। लेकिन प्लांट में हर एक सेल तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। फोटोसिंथेसिस पे तो पूरी कहानी हम पढ़कर आए हैं। फोटोसिंथेसिस कौन कर सकते हैं? जिनके पास क्लोरोप्लास्ट है। तो वो सेल्स जिनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है उनको खाना कैसे मिलेगा? क्योंकि वो तो अपना खाना खुद बना नहीं सकते। तो देखो, जितने नॉन ग्रीन पार्ट्स हैं जैसे कि रूट्स हो गए, कुछ टिश्यूज हो गए, वो फोटोसिंथेटिक पार्ट्स पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम। आपने पढ़ा था फ्लोएम क्या करता है? फूड की ट्रांसलोकेशन करवाता है, यानी लीव्स में और यंग स्टेम में जब फोटोसिंथेसिस से फूड बनेगा उस फूड को प्लांट के नॉन ग्रीन पार्ट्स तक कौन लेकर जाएगा? फ्लोएम लेकर जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो एनिमल्स में क्या होता है। एनिमल्स हो सकते हैं हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक मतलब जो प्लांट से डायरेक्टली अपना खाना खा रहे हैं, मतलब प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है खाने के लिए। अगर वो प्लांट से डायरेक्टली खाना ले रहे हैं तो वो हर्बीवोर्स है, और इनडायरेक्टली प्लांट के प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट है तो वो क्या है? कार्निवोर्स है। ठीक है, तो हम एनिमल्स क्या हो गए? हम हो गए हेट्रोट्रोप्स। फिर बात करेंगे सैप्रोफाइट्स की। सैप्रोफाइट्स जैसे कि फंजाई। हमें पता है फंजाई यानी कि सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो डेड और डिकेइंग मैटर से अपना खाना लेते हैं। मतलब उनका सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? डेड और डिकेइंग एनिमल्स, डेड और डिकेइंग मैटर। तो यहां से कंक्लूजन ये निकलता है कि ऑल फूड रेस्पायर्ड फॉर लाइफ प्रोसेसेस ओरिजिनली कम्स फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। जितना भी फूड हम रेस्पायर करने के लिए यूज करते हैं वो सारा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फोटोसिंथेसिस की वजह से ही हमारे पास आ रहा है। तो चलो देखो, यहां से हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन को हम कंक्लूड करते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब होता है जो फूड हम ले रहे हैं उसका सेल्स के अंदर ब्रेकडाउन होना ताकि एनर्जी रिलीज हो। इस एनर्जी को हम ट्रैप कर देंगे एटीपी की फॉर्म में, यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में। याद रखना, ये भी एक 2024 का पीवाईक्यू है। तुमसे सीधा सीधा पूछा जाएगा कि बता दो सेलुलर रेस्पिरेशन हो कहाँ रहा है सेल में। तो सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में। ये एक लाइन इस चैप्टर में आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने वाली है। ठीक है, तो चलिए देखिए
फिर एनसीईआरटी पूछता है कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स क्या है, मतलब एनसीईआरटी पूछता तो नहीं, बताता है। देखो, रेस्पिरेशन के दौरान जो भी सब्सटेंसेस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिससे भी एनर्जी रिलीज हो रही है, उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोल देते हैं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। यूजुअली तो क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि ग्लूकोज, लेकिन ये प्रोटीन भी हो सकते हैं, फैट्स भी हो सकते हैं, और कुछ ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड में आप एग्जांपल याद रखोगे मैलिक एसिड का। तो इन सारी चीजों की भी क्या हो सकती है, ऑक्सीडेशन हो सकती है। देखो, जब आप फास्टिंग पे होते हो या आपने 2-3 दिन से कुछ खाया नहीं होता है, आपकी बॉडी के सारे कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम हो चुके होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का ऑक्सीडेशन हो चुका होता है, फिर बॉडी धीरे धीरे फैट्स को तोड़ती है, और जब आपको 10-15 दिन बिना कुछ खाए हुए हो जाता है, बिल्कुल स्टार्वेशन हो जाती है, तब जाकर बॉडी के प्रोटीन्स टूटते हैं। ऐसे नहीं होता कि कुछ देर भूखे हैं हम तो प्रोटीन्स टूटने लग जाते हैं। ठीक है, तो देखो, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, कोई सीक्वेंस पूछे तो कहना सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स टूटते हैं, फिर फैट्स और फिर प्रोटीन। अब क्या मैकेनिज्म होता है फूड के मैक्रोमोलिक्यूल्स के ऑक्सीडेशन का? क्या एक ही बार में ये मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और बहुत सारी एनर्जी एक ही टाइम पर निकलती है? नहीं, ये जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है ना, ये बहुत स्लो है, और इस प्रोसेस में बहुत सारे एंजाइम्स काम आते हैं। अभी जब ग्लाइकोलिसिस पढ़ोगे, क्रेब्स साइकिल पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कितने सारे एंजाइम है और उनको याद रखना भी कितना मुश्किल है। ठीक है, तो ये एक एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस है। इसमें जो एनर्जी निकलती है उसको एटीपी बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। जब भी हमें कोई एनर्जी से रिलेटेड प्रोसेस करना होता है बॉडी में, तो हमारे एटीपी क्या होते हैं, टूटते हैं, और वो काम हमारा पूरा होता है। दूसरी चीज, एक टर्म दी हुई है एनसीईआरटी में, कार्बन स्केलेटन्स। वो कह रहा है रेस्पिरेशन के दौरान जो कार्बन स्केलेटन प्रोड्यूस होते हैं, वो क्या होते हैं, कुछ और अदर मॉलिक्यूल्स के प्रिकर्सर्स होते हैं। मतलब कुछ और अदर मॉलिक्यूल्स अगर हमने बनाने हैं, उनको बनाने के लिए रॉ मटेरियल का काम करते हैं। कैसे? देखो, एक बात जान लो, जब भी रेस्पिरेशन होगी तो क्या हो रहा है, ग्लूकोज टूट रहा है। ग्लूकोज क्या है, एक 6 कार्बन का कंपाउंड है। इस ग्लूकोज में क्या होती है ना, ग्लाइकोलिसिस होती है, और ग्लाइकोलिसिस की वजह से क्या होता है, ये ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट में टूट जाता है। पायरुवेट क्या है, 3 कार्बन का है। अब ये पायरुवेट 3 कार्बन का है ना, तो ये एक तरह से एक स्केलेटन, ढांचे की तरह काम करेगा। कब? जब हमने इससे कोई अमाइनो एसिड जैसे कि एलानिन बनवाना है, तो आप क्या करो, ये पायरुवेट के 3 कार्बन, ये कार्बन स्केलेटन की तरह काम करें, इसमें आप ऐड कर दो NH2, तो आपके पास एक अमाइनो एसिड एलानिन मिल जाएगा। ठीक है, तो देखा ये कैसे कार्बन स्केलेटन प्रिकर्सर की तरह काम कर रहे हैं, रॉ मटेरियल की तरह काम कर रहे हैं, जब हमने कुछ और मॉलिक्यूल्स का सिंथेसाइज करना है। ठीक है, अब एनसीईआरटी में जो हमारा अगला टॉपिक है वो है कि क्या प्लांट्स ब्रीथ करते हैं। चैप्टर का नाम तो बहुत सच धज के बोल दिया है, रेस्पिरेशन इन प्लांट। प्लांट रेस्पायर कर रहे हैं, मतलब O2 की प्रेजेंस में फूड तोड़ रहे हैं, तो क्या ये ब्रीथ भी कर रहे हैं? क्या ये O2 ले रहे हैं, CO2 छोड़ रहे हैं? तो देखो, बिल्कुल प्लांट्स को O2 चाहिए रेस्पिरेशन के लिए, और ये CO2 भी बाहर छोड़ रहे हैं। लेकिन इनके पास हमारी तरह लंग्स, जैसे हमारे पास लंग्स है स्पेशल गैशियस एक्सचेंज के लिए, इनके पास कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है। ठीक है, इनके पास गैशियस एक्सचेंज के लिए लीव्स में स्टोमेटा है और वुडी स्टेम्स में लेंटिसेल्स है। ये क्या होते हैं अभी हम देखेंगे। देखो, प्लांट्स बिना रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के कैसे मैनेज कर रहे हैं। हमारे पास तो लंग्स हैं, हर एक ऑर्गन तक, सेल तक, टिश्यू तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए, लेकिन इनके पास तो नहीं है। तो ये बिना रेस्पिरेटरी ऑर्गन के काम कैसे कर रहे हैं, आपको ये बात अच्छे से अभी जाननी है। पहली बात तो ये है, प्लांट का हर एक पार्ट अपनी गैशियस एक्सचेंज नीड्स का खुद ख्याल रख लेता है। कैसा होगा ना, अगर आपकी बॉडी में जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, ब्रेन, किडनी, हार्ट, ये अपनी अपनी ऑक्सीजन का जुगाड़ खुद कर लें, फिर इन्हें लंग्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। बस इसी तरह से प्लांट के सभी पार्ट्स अपनी गैशियस नीड्स का जुगाड़ खुद कर लेते हैं। दूसरी बात यह है कि इनकी गैसेस की डिमांड कुछ ज्यादा नहीं है, कुछ खास डिमांड नहीं है, तो इनको अलग से ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी नहीं चाहिए। फिर रूट, स्टेम और लीव्स की जब आप बात करते हो, तो एनिमल्स के कंपैरिजन में ये काफी स्लो रेट पे रेस्पायर करते हैं। सिर्फ फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिस दौरान लार्ज वॉल्यूम में गैसेस निकलती हैं, लार्ज वॉल्यूम में गैसेस एक्सचेंज होती है, और उस केस में क्या होता है, लीव्स जो है वो वेल अडेप्टेड होती है इन नीड्स को पूरा करने के लिए। तो बस इनको इसीलिए कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन या ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं चाहिए होता है। फिर देखो, यहाँ पर जो पैकेजिंग मटेरियल होता है, यानी जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, वो बहुत लूजली अरेंज्ड है, तो उनकी वजह से क्या हो रहा है, इंटरकनेक्टेड एयर स्पेसेस हैं, जिससे डिफ्यूजन गैसेस का इजीली हो जाता है।
फिर देखो, अगर हम वुडी स्टेम्स की बात करें, वुडी स्टेम्स में अब इतनी मोटी कोई स्टेम है ना, इतनी मोटी स्टेम में सारे सेल्स लिविंग नहीं है। बेसिकली जो अंदर के सेल्स होते हैं वो डेड सेल होते हैं, उनका काम सिर्फ होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का। जो लिविंग सेल्स हैं वो सिर्फ बार्क के आसपास है, बार्क के आसपास है, और वहां पर भी कुछ ओपनिंग्स, लेंटिसेल्स प्रेजेंट है, जिसके थ्रू एयर का ऑक्सीजन, एयर का डिफ्यूजन आराम से हो जाता है। ठीक है, तो एनर्जी यहां पर जब रिलीज होगी, देखो ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटा, हमें CO2 के मॉलिक्यूल्स मिले, वाटर के मॉलिक्यूल्स मिले, और एनर्जी 686 किलो कैलोरी हमें क्या मिली, एनर्जी मिली। ये एनर्जी हीट की तरह रिलीज होती है, जो कि ATP सिंथेसिस में हेल्प करती है। और एक बात हमने और पढ़ी है कि ग्लूकोज जो है वो धीरे धीरे कैटाबोलाइज होता है, यानी टूटता है, और जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम यूज कर कर ATP बनाते हैं। और ATP कहाँ यूज होगा, जब भी जहां भी ATP की जरूरत होगी वहां यूज होगा। ठीक है, आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन का पोर्शन समझ में आया होगा। प्लीज बने रहो लेक्चर में, और अगर ये नोट्स आपको अच्छे लग रहे हैं, कमेंट सेक्शन में पहला जो कमेंट मैंने पिन किया हुआ है इन नोट्स का है, आप इन नोट्स को वहां से ले सकते हो। 150 रुपी में आपको इजीली पूरे चैप्टर, पूरी क्लास 11 के नोट्स मिल जाएंगे, और इतने में ही 12 के अगर आप कंबाइंड लेते हो तो 250 में मिल जाएंगे। डाउनलोडेबल PDF है, जाकर प्रिंट आउट निकलवा लेना, अच्छे से पढ़ना, और लाइफ टाइम इसकी वैलिडिटी भी है। देखो, चैप्टर था हमारा रेस्पिरेशन। छोटे होते से ना रेस्पिरेशन के बारे में तुम एक बात सुनते हो कि रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, और जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रही है उसको हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब इन दोनों में फर्क क्या है, चलो देखेंगे। देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन होती है जब फूड का ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। यहां पर ये जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होते हैं, और एंड प्रोडक्ट हमें मिलता है CO2 और H2। अब जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ना उसका स्लो रेट है, लेकिन वो एनर्जी बहुत प्रोवाइड करती है। ठीक है, लेकिन जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है वहां फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो यहां इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, पूरी तरह से एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है। ये फास्ट रेट पे होता है, पर यहां पर लेस एनर्जी मिलती है। अगर कोई आपसे पूछे कि चलो बता दो फटाफट एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या क्या स्टेप हो रहे हैं, तो देखो सबसे पहले होता है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस कहां होता है, रट लो इस चीज को, PYQ में भी पूछा गया। ग्लाइकोलिसिस होता है सेल के साइटोप्लाज्म में। उसके बाद होती है लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। लिंक रिएक्शन के बाद चलती है क्रेब्स साइकिल, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। और इवेंचुअली होता है टर्मिनल ऑक्सीडेशन। टर्मिनल ऑक्सीडेशन में आप पढ़ोगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मतलब क्रेब्स साइकिल में जो भी कंपाउंड्स हमारे पास बनेंगे, मतलब जो भी सोर्सेज बनेंगे, एनर्जी के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, उनके इलेक्ट्रॉन्स का ऑक्सीडेशन होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और इवेंचुअली ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मतलब ATP का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, अब दूसरा देखो, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में कोई अगर स्टेप्स पूछ ले तो देखो पहला स्टेप्स तो यहां पर भी क्या है, ग्लाइकोलिसिस है। यानी एक बात आपको याद रखनी है कि ग्लाइकोलिसिस ना एक यूनिवर्सल पाथवे है जो एरोबिक और नॉन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन दोनों में ही होगा। लेकिन एनएरोबिक में ग्लाइकोलिसिस यानी ग्लूकोज आधा टूटेगा, है ना, उसके बाद एनर्जी भी कम रिलीज होगी, और यहां पर होता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन दो तरह का होता है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो आप ईस्ट में पढ़ते हो, इस केस में क्या होता है, ग्लूकोज जो है वो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। और दूसरा है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो कि लैक्टोबैसिलस में होता है। इस केस में क्या होता है, ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टिक एसिड में टूट जाता है। चलो इसको डिटेल में देखते हैं। देखो, सबसे पहला जो हमने प्रोसेस आज पढ़ना है वो हमने पढ़ना है ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, जो कि कॉमन है एरोबिक्स में भी और एनएरोबिक्स में भी। इनफैक्ट एनएरोबिक्स में तो ये इकलौता ही प्रोसेस है रेस्पिरेशन का, उसके अलावा यहाँ एनर्जी रिलीज करने का और कोई प्रोसेस नहीं है। लेकिन एरोबिक्स में क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में ग्लाइकोलिसिस के बाद लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल, और लास्ट में ETS और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा। तो देखो आप ग्लाइकोलिसिस पढ़ रहे हो, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछ ले ग्लाइकोलिसिस कहां से लिया गया है ये वर्ड, तो आप बोलोगे ग्लाइकोलिसिस हमने एक ग्रीक वर्ड से लिया है, जहां पर ग्लाइकोस का मतलब होता है शुगर। शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ग्लूकोज, यानी कि C6H12O6। ठीक है, और लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग मतलब टूटना, यानी यहां पर ग्लूकोज को तोड़ा जा रहा है। क्यों तोड़ा जा रहा है, ताकि हमें मिल सके एनर्जी। अब देखो आपने अक्सर सुना होगा ना कि ग्लाइकोलिसिस को हम EMP पाथवे बोलते हैं। अब EMP का क्या मतलब है, तो जिन साइंटिस्ट ने इनके ऊपर काम किया था, इस प्रोसेस के ऊपर, उनका नाम था गुस्ताफ एम्डन
ओटोमेरोव और जे मतलब कि जैकोब पार्मस। ठीक है, तो इनके सरनेम में से लिया गया EMP, तो हो गया EMP पाथवे। देखो एनारोब्स में तो मैंने कहा ग्लाइकोलिसिस ओनली प्रोसेस है रेस्पिरेशन का, सेल के साइटोप्लाज्म में हो रहा है और हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल में हो रहा है। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, यानी ग्लूकोज आधा अधूरा ही टूटता है और 2 मॉलिक्यूल बना देता है पायरुविक एसिड के। आपको पता है प्लांट्स में ग्लूकोज डराइव होता है सुक्रोज से, एंड प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का, या फिर स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च से। तो पहले ये सुक्रोज इन्वर्टेज की प्रेजेंस में, इन्वर्टेज एस ये क्या है, एक एंजाइम, इन्वर्टेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाएगा। अब चाहे तो ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज से चला लो, चाहे फ्रक्टोज से चला लो। याद रखना जब ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस चलेगी वो एक 10 स्टेप रिएक्शन है। कैसे है 10 स्टेप अभी देखेंगे, और फ्रक्टोज से जब चलेगी वो 9 स्टेप कैसे है अभी देखेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो क्या होगा, सुक्रोज कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, फिर ग्लूकोज और फ्रक्टोज से ग्लाइकोलिसिस चलेगी। देखो क्या होता है ना, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये फॉस्फोलाइलेटेड हो जाते हैं, मतलब इसमें फॉस्फेट एक ऐड होता है और ये बना देते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और यहाँ जो एंजाइम लगता है वो लगता है हेक्सोकाइनेस। ये तो PYQ है, ये क्या है PYQ। ठीक है, एनसीईआरटी में ये पैराग्राफ अलग से दिया हुआ है तो मैंने अलग से लिख भी दिया, बाकी अभी हम इस साइकिल को पूरा पढ़ेंगे। याद रखना कहीं पर भी काइनेज एंजाइम आ रहा है ना, तो वहां पर पक्का ATP से छेड़छाड़ हो रही है, या तो ATP टूट रहा है या फिर ATP बन रहा है। ठीक है, तो चलो अपनी ये रिएक्शन पूरी तरह से देखते हैं, ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस समझते हैं। 10 मिनट अगर तुम यहाँ बने रहे तो ये तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने वाला है, ये तुम्हारी बहन का तुमसे वादा है। देखो ग्लाइकोलिसिस क्या है, अ चेन ऑफ 10 रिएक्शन जो कि डिफरेंट एंजाइम्स के कंट्रोल में है, और एंड प्रोडक्ट इसका होने वाला है पायरुवेट। सबसे पहले देखो हमारे पास ग्लूकोज है हमारे पास 6 कार्बन का। इस ग्लूकोज में तुम छठे पोजीशन पे एक फॉस्फेट ऐड करवा दो। फॉस्फेट कैसे ऐड करवाओगे, ATP को तोड़ देना भैया। ATP टूट गया किसमें, ADP में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पे। इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ग्लूकोज के छठे पोजीशन पे जोड़ देना, बन गया ना तुम्हारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब मैंने कहा था जहां जहां पर भी ATP के साथ कुछ छेड़छाड़ हो रही है वहां पर एंजाइम ले लेना काइनेस। हेक्सो मत याद रखो, सिर्फ काइनेस याद रख लो। कोफैक्टर कोई यहां पर पूछे तो बोलना भैया यहाँ कोफैक्टर होता है Mg2 पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा पहला स्टेप था। एक बात और याद रखो, पहला, तीसरा और 10वां स्टेप क्या है, इररिवर्सिबल है। क्या है, इररिवर्सिबल है, और बाकी सारे रिवर्सिबल है। ठीक है, तो देखो पहले स्टेप में ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, एक ATP लग गया। ठीक है, ATP कंज्यूम हुआ, रिलीज नहीं हुआ। फिर देखो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ना फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना लो, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना लो। ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, तो यहां पर जो एंजाइम लगेगा वो लगेगा आइसोमरेज। ये हो गया अपना दूसरा स्टेप। अब तुमने ऊपर पढ़ा था ना, सुक्रोज से तुम ग्लूकोज बना लो या फिर फ्रक्टोज बना लो। जब फ्रक्टोज से ये प्रोसेस चलाओगे तो सीधा ये प्रोसेस यहां से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ये फर्स्ट स्टेप की जरूरत ही नहीं। तो बस टोटल 10 में से फ्रक्टोज के केस में ये फर्स्ट स्टेप काट दो, बन गया ना फ्रक्टोज के केस में ये 9 स्टेप रिएक्शन। हालांकि अगर आपको ये चीज समझ में नहीं भी आई है तो कोई बात नहीं, बुक में ग्लूकोज का ही दिया, हम 10 स्टेप रिएक्शन को आप याद रखो, ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज थी, नहीं भी समझ आई तो कोई बात नहीं। देखो अपने पहले 2 स्टेप हो गए, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया, छठे पोजीशन पे फॉस्फेट था तो एक ATP यूज हुआ। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया, बस आइसोमर बना, आइसोमरेज एंजाइम यूज हो गया। तीसरा स्टेप देखो भैया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट बनना है, यानी छठे पोजीशन के साथ साथ फर्स्ट पोजीशन पे भी क्या लग रहा है, एक फॉस्फेट लग रहा है। तो यहां पर भी एक ATP को तोड़ दो, तभी तो फर्स्ट पोजीशन पे भी फॉस्फेट लगा पाओगे। यानी अब तक 2 ATP यूज हो गई है। दीदी आप तो कह रहे थे कि यहाँ एनर्जी बनेगी, यहाँ तो एनर्जी यूज होती हुई दिख रही है। घबराओ नहीं, इन पहले 4 स्टेप्स में एनर्जी यूज होती है, ये एनर्जी कंज्यूमिंग स्टेप्स हैं, और बाकी के स्टेप पे एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में एक एंजाइम एक्ट करेगा एल्डोलेस, दो मतलब 2 में कन्वर्ट कर दो। ये 6 कार्बन की शुगर, इसे 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दो, यानी हमारे पास ट्रायोस फॉस्फेट बन गया। एक हमारे पास बनता है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरैल्डिहाइड, यानी कि ये एक एल्डोस शुगर है। क्या है ये, एल्डोस शुगर है। दूसरा हमारे पास डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये क्या है हमारे पास, ये एक कीटोस शुगर है।
अब तुम्हें अगर नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूं, जब भी आप एल्डिहाइड को वो करते हो, ऑक्सीडाइज करते हो, है ना, तो आपके पास क्या बनता है, आपके पास बनती है एसिड। लेकिन कीटो शुगर से आप डायरेक्ट एसिड नहीं बना सकते, एल्डिहाइड से बना सकते हो। तो क्या करो, आप इस कीटो शुगर को कन्वर्ट कर दो एल्डिहाइड शुगर में। मतलब देखो, पहले हमारे पास ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट PgAl एक था, लेकिन अब ये डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी इसमें कन्वर्ट हो चुका है। तो क्या मैं ये कह सकती हूं कि अब मेरे पास PgL के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यानी अब जो भी इस PgL से आगे बनेगा वो 2 बनेंगे, क्योंकि PgAl के 2 मॉलिक्यूल हैं, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल हैं, तो अब जो भी सब्सटेंसेस बनेंगे वो 2 बनेंगे। ठीक है, अब आपने करना क्या है, आपने ये करना है, इस ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में से 2 H पॉजिटिव निकलवा देने हैं। इसको हम बोलते हैं रिडॉक्स इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं? रिडॉक्स इक्विवेलेंट। एक रिडॉक्स इक्विवेलेंट मतलब एक H पॉजिटिव। एनसीईआरटी इस स्टेप के लिए कह रहा है कि एक रिडॉक्स इक्विवेलेंट मतलब एक H पॉजिटिव, एक हाइड्रोजन एटम। तो आप क्या करो, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के दोनों मॉलिक्यूल्स में से, मतलब ईच मॉलिक्यूल्स में से 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट यानी 2 H पॉजिटिव निकलवा लो। ठीक है, आप क्या करो, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के ईच मॉलिक्यूल्स में से 2 H पॉजिटिव निकलवा लो, और वो H पॉजिटिव फिर क्या करेंगे, NAD पॉजिटिव को NADH प्लस H पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे। देखो, 2 ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट थे, दोनों में ये काम हो रहा है, तो यहां टोटल 2 NADH प्लस H पॉजिटिव प्रोड्यूस हो जाएंगे। आई होप आपको ये चीज क्लियर है। ठीक है, डीहाइड्रोजिनेस एंजाइम काम करेगा, NAD पॉजिटिव की रिडक्शन हो रही है, मतलब इसमें H पॉजिटिव ऐड हो रहा है। कैसे ऐड हो रहा है, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में से H पॉजिटिव रिमूव करवा के, मतलब ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की ऑक्सीडेशन करवाकर। क्लियर है? तो देखो, हमारे पास फिर बनता है 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बनता है? 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये सारा एनर्जी पे ऑफ वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। मतलब देखो, एक एनर्जी का मॉलिक्यूल तो हमारे पास यहां बन गया 2 NADH प्लस H पॉजिटिव। अब क्या करना है ना, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में से आप एक फॉस्फेट रिमूव कर दो फर्स्ट पोजीशन से। जब फर्स्ट पोजीशन से आपने फॉस्फेट हटा लिया तो कहां रह गया फॉस्फेट? सिर्फ थर्ड पोजीशन पे रह गया, मतलब आपके पास 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया। ऑफ कोर्स इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, क्योंकि ऊपर 2 ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, तो हर चीज के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। फर्स्ट पोजीशन से जो फॉस्फेट आपने हटवाया उसकी हेल्प से आप बना दो ATP। 2 ATP यहां पर बन जाएंगे, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स में चल रहा है ये काम। अब क्या होगा, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, देखो ऊपर जहां ATP यूज हुआ था वहां पर काइनेस भी यूज होगा, जहां जहां ATP से छेड़छाड़ हो रही है वहां वहां काइनेस यूज होगा। ठीक है, फिर देखो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से आप 2 फॉस्फोग्लिसरेट बना रहे हो। कुछ नहीं, जो फॉस्फेट थर्ड पोजीशन पे है उसको सेकंड पोजीशन पे कर दो, तो एंजाइम जो लगेगा वो लगेगा म्यूटेस। अब क्या करना है, 2 फॉस्फोग्लिसरेट में इनोलेज एंजाइम। देखो, इनो किस में मिलाते हो? पानी में मिलाते हो ना। तो देखो, जब फॉस्फोग्लिसरेट में इनोलेज एंजाइम मिलाओगे तो बनेगा हमारे पास यहां पर H2O रिलीज होगा, और 2 मॉलिक्यूल में हो रहा है ये काम, तो 2 H2O रिलीज होगा। लास्टली 10th स्टेप में क्या करना, फोस्फोइनोल पाइरुवेट हमारे पास बन चुका है इनोलेज एंजाइम डालने के बाद। तो फोस्फोइनोल पाइरुवेट से आप क्या करना, सेकंड पोजीशन से फॉस्फेट हटा देना, आपको मिल जाएगा पाइरुविक एसिड। अब देखो, यहां भी फॉस्फेट हटा, तो यहां भी आप क्या कर सकते हो, ADP से ATP बनवा सकते हो। अभी पूरा का पूरा हिसाब किताब करेंगे, कहां ATP कंज्यूम हुआ है, कहां ATP बना है, कहां NADPH प्लस H पॉजिटिव बना, NADH प्लस H पॉजिटिव बना, सारा हिसाब करेंगे। अगर ये समझ में नहीं आया, एक बार थोड़ा सा पीछे करके इसको दोबारा से समझ लो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो, हमें कह रहे हैं कि ये फर्स्ट, थर्ड और 10th स्टेप, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट स्टेप, ये थर्ड स्टेप, और ये जो है हमारे पास 10th स्टेप, ये इरिवर्सिबल है, और ये एलोस्ट्रिक एंजाइम से रेगुलेटेड होते हैं। उस एलोस्ट्रिक एंजाइम को हम बोलते हैं फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। थर्ड स्टेप में फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज लग रहा है, जो कि पेस मेकर भी है ग्लाइकोलिसिस का। क्लियर है ये बात? फर्स्ट से 4th स्टेप क्या है, एनर्जी कंज्यूमिंग है, वहां ATP कंज्यूम हो रहा है। और 5th से 10th स्टेप क्या है, एनर्जी प्रोड्यूसिंग यानी पे ऑफ स्टेप है। कहां पर ATP कंज्यूम हो रहा है, तो फर्स्ट स्टेप में और थर्ड स्टेप में। देखो, इस फर्स्ट स्टेप में ATP कंज्यूम हो रहा है और थर्ड स्टेप में ATP कंज्यूम हो रहा है। और कहां पर ATP बन रहा है,
देखो, जहां पर भी बिना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के एटीपी बनेगा ना, हम बोलेंगे वहां हो रही है एसएलपी। एसएलपी बोले तो सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन, यानी बिना ईटीएस के, बिना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के एटीपी बन रही है। तो कहां पर एटीपी बनी थी? एटीपी बनी थी स्टेप 10 और स्टेप 7 में। एक इकलौता स्टेप जहां पर ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, वो कौन सा है? स्टेप नंबर 6 है। ठीक है, एक इकलौता स्टेप जहां पर ऑक्सीडेशन हो रही है वो स्टेप नंबर 6 है। ऑक्सीडेशन यहां पर हो रही है। क्लियर है ये बात? चलें आगे। उसके बाद एंड प्रोडक्ट ग्लाइकोलिसिस का क्या है? 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट के। अब आप एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ लेना, सब आपको बहुत चुटकियों में समझ आ जाएगा, गिवन दैट आपने बिना भटके, इधर उधर आत्माओं की तरह भटके बिना आपने इस कॉन्सेप्ट को समझा। ठीक है, तो देखो नेट रिजल्ट हमारे पास क्या आता है ग्लाइकोलिसिस का? 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट के तो मिल ही रहे हैं, उसके अलावा फर्स्ट और थर्ड स्टेप में 2 एटीपी यूज हुए थे, पर भैया 4 एटीपी प्रोड्यूस भी तो हुए हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से स्टेप 7 और स्टेप 10 में। तो देखो 4 एटीपी प्रोड्यूस हुए, 2 यूज हुए, तो नेट कितना बच गया? 2 एटीपी बच गया। उसके अलावा 2 NADH प्लस H पॉजिटिव बने थे हमारे पास। एक NADH प्लस H पॉजिटिव हमारे पास 3 एटीपी के इक्वल होता है। 2 किसके इक्वल हो गए? 6 एटीपी के। और 2 मॉलिक्यूल H2O के तो मिले ही हमें। ठीक है, तो नेट एटीपी 2 हमें डायरेक्ट मिल गए और 6 हमें किससे मिल गए? NADH2 से। तो टोटल हमें एटीपी कितने मिले ग्लाइकोलिसिस से? 8 एटीपी। रट लो इसको, अपना नाम भूल जाना, इसे मत भूलना। 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है और भी काफी बार आया हुआ है, अब भी आ सकता है। ठीक है, अब देखो एनसीईआरटी कह रही है कि पायरुवेट तो तुमने बना लिया, इस पायरुवेट का फेट क्या होगा? फेट का मतलब है किस्मत, यानी इस पायरुवेट के साथ आगे क्या दुर्घटना घटने वाली है। तो ये डिपेंड करेगा हमारी सेलुलर नीड क्या है, ऑर्गेनिज्म की सेलुलर नीड क्या है। जैसे देखो आपने पढ़ लिया 6 कार्बन का ग्लूकोज, ग्लाइकोलिसिस हुई साइटोप्लाज्म में, 3 कार्बन के 2 पायरुवेट बन गए। अब अगर तो ये पायरुवेट लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के केस में, यानी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के केस में और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में है, तो यहाँ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगी, जिसमें क्या होगा? ये पायरुवेट टूट जाएगा लैक्टिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में और थोड़ी बहुत एनर्जी वहां रिलीज होगी। और अगर ये ईस्ट में हो रहा है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ईस्ट में हो रहा है और वहां भी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है, तो वहां होगी एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जहां 2 इथेनॉल के मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, CO2 मिलेगा और एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन अगर ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में हो रहा है, तो सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एरोबिक फर्मेंटेशन नहीं आएगा, यहाँ फर्मेंटेशन कट कर देना। एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में क्या होगा? एक CO2, एक H2O और एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, क्लियर है? यानी फर्मेंटेशन एनारोबिक कंडीशन में हो रहा है प्रोकैरियोट्स और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में, लेकिन एरोबिक कंडीशन में क्या हो रहा है? एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? वहां ग्लूकोज पायरुवेट में टूटने के बाद वहां क्रेब साइकिल चलेगी, जिसमें क्या होगा? ये पायरुवेट भी आगे कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो पहले हम पढ़ेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। देखो हमने कहा एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोकैरियोट और यूनिसेलुलर यूकैरियोट में हो रही है, लेकिन इसके अलावा ये मैच्योर मैमेलियन आरबीसीज में भी हो रही है, जर्मिनेटिंग सीड्स पे भी हो रही है, और हमारी मसल्स में एक्सरसाइज के दौरान जब हम विग्रस एक्सरसाइज कर रहे हैं तो तब भी हो रही है। ठीक है, फर्मेंटेशन आप 2 तरह से पढ़ोगे, एक तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो देखो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या है, जो मैं बताती जाऊंगी अच्छे से सुनना, 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है और रट लेना इसको। देखो फर्मेंटेशन जो ईस्ट में हो रही है, वहां पर क्या हो रहा है? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है ग्लूकोज का एनारोबिक कंडीशन में, और पायरुवेट कन्वर्ट हो रहा है CO2 में और इथेनॉल में, यानी यहाँ एल्कोहल बन रहा है, इथेनॉल बन रहा है। अब कोई तुमसे सीधा सीधा पूछ लेगा भैया कि इथेनॉल वाली जब फर्मेंटेशन हो रही है, यानी एनारोबिक कंडीशन में जब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो रही है, तो कौन से एंजाइम यूज होंगे? एक तो यूज होगा पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज और दूसरा यहाँ यूज होगा अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेस। बस इतनी सी बात है। ठीक है, ईस्ट में हो रहा है, लेकिन जैसे ही 13% के आसपास अल्कोहल बन जाती है ना, तो ईस्ट भी पॉइजनस कंडीशन हो जाती है, टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो जाता है, ईस्ट भी वहां खत्म हो जाती है, मतलब और अल्कोहल नहीं बनेगी और फर्मेंटेशन कंटिन्यू नहीं होगा। यानी अगर आपको 100% अल्कोहलिक कंटेंट बनाना है तो आप फर्मेंटेशन तो नहीं कर सकते, तब आप क्या करते हो? एनसीईआरटी क्वेश्चन भी पूछता है, तब आप डिस्टिलेशन करते हो, तब डिस्टिलेशन होता है, फर्मेंटेशन से नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर है? दूसरा आता है हमारे पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन।
लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो रहा है बैक्टीरिया के केस में, लैक्टोबैसिलस के केस में। और जब आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हो, जिम कर लेते हो, तो क्या होता है, बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा होती है, उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती है, तो तब हमारी मसल्स में भी लैक्टिक एसिड बन जाता है, जिसकी वजह से मसल क्रैम्प्स, मसल्स में पेन होने लगता है, मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं। ठीक है, यहां पर जो एंजाइम काम आएगा, जैसे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज और अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज था, यहां पर होगा लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज। ठीक है, क्लियर है। अब मतलब यह है कि हमने कहा था यहां पर तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, पूरी फुल 100% एनर्जी रिलीज नहीं हो रही, तो कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, ग्लूकोज से जितनी एनर्जी रिलीज हो सकती है ना, उसकी बस 7%, सिर्फ 7%। और वो जो 7% एनर्जी रिलीज हो रही है, उससे भी कंप्लीटली एटीपी नहीं बन रहे, वो एनर्जी भी कंप्लीटली ट्रैप नहीं हो रही है एटीपी के बॉन्ड्स में। तो इसका तो मतलब क्या हुआ कि फर्मेंटेशन में प्रॉपर इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं बन रही है। ठीक है, अब ये एक डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, इसको देख के अपना सिर पकड़ के घूमते रहे, तो ये डायग्राम कुछ नहीं है। ग्लाइकोलिसिस अभी समझा है, देखा ग्लूकोज से क्या बना था, पायरुविक एसिड। तो ये पूरा ग्लाइकोलिसिस के ही कुछ स्टेप बीच बीच में से लिखा हुआ है, मतलब ये बताया हुआ है कि ये तो ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, जिससे पायरुविक एसिड बन गया। अब पायरुविक एसिड में या तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगी तो लैक्टिक एसिड बनेगा, या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगी तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, देखो यहां पर जितना भी एटीपी एनएडीपीएच वगैरह प्रोड्यूस हुआ था, ये जो एनएडीपीएच है ना प्रोड्यूस जो हुआ था ग्लाइकोलिसिस में, वो लैक्टिक एसिड बनाने में दोबारा यूज हो जाएगा, है ना। यानी यहाँ पे एनएडी पॉजिटिव रीजनरेट हो जाएगा, यानी एनएडीएच प्लस एच पॉजिटिव का रीऑक्सीडेशन हो चुका है, ऑक्सीडेशन हो चुका है, वहां से हाइड्रोजन रिमूव हो चुके हैं, एनएडी पॉजिटिव दोबारा रीजनरेट हो चुका है अगली साइकिल के लिए। ठीक है, मतलब एनर्जी यहाँ पर यूज ही हुई है। ठीक है, उसके बाद पायरुविक एसिड जब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कर रहे हैं, वहां पर भी देखो NaDH प्लस H पॉजिटिव यूज हो गया। तो आपके पास नेट रिजल्ट क्या बनेगा, ग्लाइकोलिसिस में 2 एटीपी नेट प्रोड्यूस हुए थे, देखो 4 बने थे, 2 यूज हुए थे, नेट बचे थे 2। ऊपर समझ के आए हो, अभी भूल गए हो तो दोबारा देखो, इतनी जल्दी भूल गए, भूलना नहीं है इतनी जल्दी। और NaDH जो 2 NaDH प्रोड्यूस हुए थे वो यूज हो चुके हैं किसमें, अल्कोहल या लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन में। तो नेट रिजल्ट, नेट गेन हमें एनारोबिक कंडीशन में कितना मिलता है, सिर्फ 2 एटीपी का। पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। चले आगे, क्लियर है ये बात। अब हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन हो चुका है खत्म, हमने अब बात करनी है एरोबिक रेस्पिरेशन की। एरोबिक रेस्पिरेशन में हम क्या पढ़ेंगे, देखो पहली बात तो याद रखना, क्या हुआ था ना, तुम्हारे सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस हो गया था अच्छी तरह से, मतलब ग्लूकोज जो है 6 कार्बन का मॉलिक्यूल 3 कार्बन के पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल में टूट जाता है। अब ये जो पायरुवेट है ये जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये पायरुवेट का पूरी तरह से ब्रेकडाउन होगा। तो एरोबिक रेस्पिरेशन पहली बात याद रखो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। यहां पर पायरुवेट जो ग्लाइकोलिसिस में बना था वो साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में जा रहा है। अब यहां पर शुरू होगी क्रेब्स साइकिल, लेकिन क्रेब्स साइकिल से पहले आपको पढ़नी है लिंक रिएक्शन, गेटवे रिएक्शन, ट्रांजिशन रिएक्शन, कुछ भी बोल लो इसको। क्या कर रहा है ये कनेक्ट कर रहा है एक तरह से ग्लाइकोलिसिस को क्रेब्स साइकिल से। कहां हो रहा है ये, तो ये हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। क्लियर है, देखो तुम्हें मिला था पायरुविक एसिड, ग्लाइकोलिसिस से तुम्हें मिला था पायरुविक एसिड। एनसीईआरटी कह रहा है ना कि ये पायरुविक एसिड की होगी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का रिमूवल, यानी कुछ नहीं करना है तुमने, ये 3 कार्बन के पायरुविक एसिड से 2 हाइड्रोजन हटाने और 1 कार्बन डाइऑक्साइड हटाना। ठीक है, 2 हाइड्रोजन हटा दो, 1 कार्बन डाइऑक्साइड हटा दो। अब एनसीईआरटी कह रहा है ये सारा प्रोसेस ऐसे हवा में नहीं होगा, इसके लिए एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम लगेगा जिसका नाम है पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज। अब ये जो पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज है ना, ये कोई छोटा मोटा एंजाइम नहीं है, ये ग्रुप ऑफ 3 एंजाइम है। यहां पर 3 एंजाइम काम कर रहे हैं, एक तो है डीकार्बोक्सिलेज, डीकार्बोक्सिलेज यानी जो एक कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवाए, डीहाइड्रोजिनेज यानी जो H पॉजिटिव को रिमूव करवाए, और ट्रांस एसिटाइलिस। अब एनसीईआरटी कह रही है कि पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज भी ऐसे काम नहीं कर सकता, इसको भैया काम करने के लिए कुछ को एंजाइम्स चाहिए। वो को एंजाइम क्या है, जैसे को एंजाइम ए, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयंस, मतलब को फैक्टर्स चाहिए, जैसे को एंजाइम ए, मैग्नीशियम आयन, NAD पॉजिटिव, लिपोइक एसिड और TPP, टाई अमाइन पायरोफॉस्फेट। ठीक है, तो देखो पायरुविक एसिड, साथ में ये को एंजाइम ए, NAD पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, लिपोइक एसिड और TPP की प्रेजेंट में आगे क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। ठीक है, आपने क्या किया ना, 3 कार्बन का पायरुविक एसिड, उससे 1
कार्बन डाइऑक्साइड हटा दिया तो आपको 2 कार्बन का एसिटाइल को ए मिल गया। क्या मिल गया? 2 कार्बन का एसिटाइल को ए। दूसरी बात, ये जो 2 हाइड्रोजन आपने हटाए थे ना, इससे NAD पॉजिटिव की रिडक्शन करवा दो तो आपको मिल जाएंगे NADH प्लस में H पॉजिटिव, और लास्टली एक CO2 भी मिलेगा। ठीक है, अब एक ग्लूकोज से तो 2 पायरुविक बने थे, 2 पायरुवेट बने थे, तो यही जो लिंक रिएक्शन है ये एक पायरुविक एसिड की दिखाई है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 2 पायरुविक एसिड के प्रोडक्ट आ जाएंगे। क्लियर है ये सारी चीजें? मतलब हुआ क्या है, ग्लाइकोलिसिस, साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलिसिस हुई है जिससे ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बने। ये पायरुविक एसिड लिंक रिएक्शन के थ्रू एसिटाइल को ए हमारे पास बन गया, और ये एसिटाइल को ए आगे क्रेब्स साइकिल चलाएगा। कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स पे। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है। आई होप ग्लाइकोलिसिस लिंक रिएक्शन आपको समझ में आया। प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। आगे चलते हैं, और ये नोट्स प्लीज अगर खरीदने हो तो आप खरीद सकते हो, इतनी ज्यादा कॉस्ट इनकी नहीं है और ये बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करवा देंगे। ठीक है, आगे देखो अगला क्या है। अगला है बच्चों हमारे पास ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या फिर इसको आप बोल रहे हो क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, TCA साइकिल, क्रेब्स साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, कुछ भी बोलो इसको। ये इसका नाम कैसे पड़ा? तो जो साइंटिस्ट थे हैंस क्रेब, जिसने फर्स्ट टाइम इसको एल्यूसिडेट किया था, अब कहाँ देखी थी उन्होंने, कहाँ ये चीज रिसर्च की थी? तो फ्लाइट मसल्स ऑफ पिजन में। ठीक है, अब देखो होगा क्या। देखो एक साइकिल, आपको भयंकर सी साइकिल लगती है ये देखने में, है इसमें कुछ नहीं। देखो होगा क्या, होगा ये कि ये पायरुवेट था, एक पायरुवेट का दिखा रहे हैं। ऑफ कोर्स एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट मिले थे तो 2 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। एक पायरुवेट का ये पूरा एसिटाइल को ए बनाने तक ये क्या चली थी? ये लिंक रिएक्शन चली थी। लिंक रिएक्शन में आपने क्या किया था? को एंजाइम ए ऐड किया था, NAD पॉजिटिव को NADH प्लस H पॉजिटिव में रिड्यूस करवाया था, एक CO2 यहां से रिमूव हुआ था, और ये एसिटाइल को ए अब चलाएगा क्रेब्स साइकिल। देखो क्रेब्स साइकिल का जो फर्स्ट मेंबर है ना वो है ऑक्सैलो एसीटेट, OAA, जो कि एक 4 कार्बन का कंपाउंड है। इसकी वजह से ये साइकिल बार बार चलेगी, यानी ये लास्ट चीज याद रखना कि ऑक्सैलो एसीटेट बार बार रीजनरेट तो होगा ही होगा। अब क्या होगा ना, ये जो एसिटाइल को एंजाइम ए बना था, एसिटाइल को ए बना था, ये 4 कार्बन के ऑक्सैलो एसीटेट के साथ रिएक्ट करेगा और 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड बना देगा। 2 कार्बन का एसिटाइल को ए, 4 कार्बन का ऑक्सैलो एसीटेट, सिट्रेट सिंथेस की प्रेजेंस में सिट्रिक एसिड बना लेगा। कैसे? यहां पर होगी कंडेंसेशन, मतलब यहां H2O ऐड होगा, को एंजाइम ए रिलीज हो जाएगा। क्लियर है? फर्स्ट स्टेप पढ़ लो। फर्स्ट स्टेप में वो बोल रहा है क्रेब्स साइकिल बिगन होती है कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप ऑक्सैलो एसीटेट एसिड के साथ, जिसकी वजह से क्या होता है? सिट्रिक एसिड रिलीज होता है। यहां जो एंजाइम काम करेगा वो होगा सिट्रेट सिंथेस, और को एंजाइम ए रिलीज हो जाएगा। क्लियर? सेकेंड स्टेप देखो, 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड ये कन्वर्ट हो जाएगा 6 कार्बन के आइसोसिट्रिक एसिड में, यानी सिट्रिक एसिड का आइसोमर बन रहा है तो एंजाइम लगेगा आइसोमरेज। क्या लगेगा? आइसोमरेज। फिर देखो यहां पर ना ये जो आइसोसिट्रिक एसिड है, एनसीईआरटी कह रही है यहां 2 सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक डी कार्बोक्सिलेशन हो रही है। डी कार्बोक्सिलेशन मतलब डी का मतलब रिमूवल, कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल। ठीक है, तो देखो एक इस स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई और एक अगले स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। अब तुम मुझे प्यारी सी एक बात बता दो भैया, 6 कार्बन का आइसोसिट्रिक, उसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड तुमने निकाल दी, एक कार्बन निकाल दी, तो जो प्रोडक्ट तुम्हारे पास बचेगा वो कितने कार्बन का होगा? 5 कार्बन का। तो एनसीईआरटी से नीट में ये क्वेश्चन 2022 में आया है, क्रेब्स साइकिल में, TCA साइकिल में, सिट्रिक एसिड साइकिल में पहला 5 कार्बन का प्रोडक्ट बता दो, तो वो क्या होगा? अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। याद रखना तुमने क्या किया, आइसोसिट्रिक एसिड से 2 H पॉजिटिव भी निकाले, जिसकी वजह से क्या हुआ है? NAD पॉजिटिव रिड्यूस हो चुका है NADH प्लस H पॉजिटिव में, मतलब यहां पर एनर्जी जनरेट हुई है। ठीक है, क्लियर है? हो जाएगा। अब देखो दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड मैंने कहा 5 कार्बन के अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में से निकलेगा, यहां 5 कार्बन में से एक और कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, तो जो हमारे पास बचेगा वो क्या है? 4 कार्बन का सक्सिनाइल को ए। यानी आपने कुछ नहीं, अल्फा कीटो ग्लूटारेट से जब आप सक्सिनाइल को ए बना रहे हो तो आपने क्या करना है, इसमें से 2 H पॉजिटिव रिमूव करोगे, यानी NAD पॉजिटिव से NADH प्लस H पॉजिटिव बन जाएगा, साथ साथ में CO2 रिमूव करोगे और को एंजाइम ए को
ऐड कर दूंगी, बन गया 4 कार्बन का सक्सिनाइल को ए। ठीक है, अब जितने भी प्रोडक्ट है ना इसके बाद वो सारे के सारे 4 कार्बन के होंगे। ठीक है, क्लियर है। देखो सक्सिनाइल को ए फिर सक्सीनेट में कन्वर्ट होगा। इस स्टेप में होती है सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन क्या होता है? जब एटीपी बनता है बिना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के, बिना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के। ठीक है, तो यहां पर एटीपी तो नहीं जीटीपी बन रहा है, लेकिन एनसीईआरटी ने ही बोला है कपल रिएक्शन होगी, यानी जीटीपी के बाद यहां जीटीपी कन्वर्ट हो जाता है एटीपी में। ठीक है, अब देखो सक्सीनेट कन्वर्ट होगा फ्यूमरेट में, यहां से भी 2 H पॉजिटिव रिलीज करवा देना। H पॉजिटिव रिलीज करवाओगे तो FAD से FADH2 बन जाएगा। देखो कहां कहां पे एनर्जी बनी है, यहां पर, फिर यहां पर, फिर ये FAD से FADH2। अब फ्यूमरेट में से ना पानी निकलवा दो। ठीक है, तो फिर क्या होगा? मैलेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मैलेट बन जाएगा। मैलेट भी 4 कार्बन का है। मैलेट में से हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन आयंस रिमूव करवाना, यानी यहां भी NAD पॉजिटिव से NADH प्लस H पॉजिटिव बन जाएगा, और इवेंचुअली हमारे पास फिर से OAA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन गया है 4 कार्बन का। मैंने कहा था ना ऑक्सैलो एसिटिक एसिड रीजनरेट होगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। हिसाब किताब देख लो क्या क्या बना है हमारे पास। देखो तुमसे कोई पूछे कार्बन डाइऑक्साइड यानी डी कार्बोक्सिलेशन कितनी जगह हुई है, तो 2 जगह हुई है। एक बार जब आइसोसिट्रिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड बन रहा है, और एक बार जब अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड से सक्सिनाइल कोए बन रहा है। तुमसे कोई पूछे बताओ कितनी बार यहां पर रिडक्शन हो रही है, तो रिडक्शन देखो एक बार तो NAD पॉजिटिव में H पॉजिटिव 2 H पॉजिटिव ऐड हो रहे हैं, यानी रिडक्शन हो रही है। फिर दूसरी बार देखो यहां अल्फा कीटोग्लूटरेट से जब सक्सिनाइल कोए बन रहा है तब रिडक्शन हो रही है। तीसरी बार देखो जब ये FAD से FADH2 बन रहा है तब हो रही है। और चौथी बार देखो ऊपर यहाँ NAD पॉजिटिव से NADH प्लस H पॉजिटिव बन रही है तब हो रहा है। कोई तुमसे पूछ ले कि बताओ सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन यानी बिना ETS के ATP कहां बन रही है, तो सक्सिनाइल कोए से जब सक्सिनेट बना रही हो। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर है। देखो सारे स्टेप मैंने लिख दिए हैं कि सिट्रेट आइसोमराइज हो चुका है आइसोसिट्रेस में, 2 सक्सेसिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है, मतलब 2 स्टेप में लगातार कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रही है। ठीक है, जिससे हमारे पास 5 कार्बन का अल्फा कीटोग्लूटरेट एसिड बन चुका है, और उसके बाद जो डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है तो सक्सिनाइल को ए हमारे पास बन चुका है। यहां बताया भी हुआ है कि NAD पॉजिटिव से NADH2 बन रहा है। एंजाइम कौन सा यूज हुआ है? आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस। फिर वो कह रहा है सक्सिनाइल को ए से जब सक्सिनिक एसिड बना रहे हो, सक्सिनाइल को ए से सक्सिनिक एसिड बना रहे हो, तो यहाँ पर GTP प्रोड्यूस हो रहा है, और साइमल्टेनियसली ATP भी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, क्लियर है। सक्सिनिक एसिड को जब कन्वर्ट कर रहे हो फ्यूमरेट में, और फिर फ्यूमरेट के बाद मैलेट में, तो वहां पर FAD पॉजिटिव से FADH2 बन रहा है। मैलेट को OAA 4 कार्बन के ऑक्सैलिक एसिड में, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर रहे हो, तो वहां पर भी NAD पॉजिटिव रिड्यूस हो रहा है NADH2 में। यानी 3 पॉइंट TCA साइकिल में ऐसे है जहां पर NAD पॉजिटिव रिड्यूस हो रहा है NADH प्लस H पॉजिटिव में। कौन कौन से 3 पॉइंट? 1, 2 और 3। एक पॉइंट ऐसा है जहां पर FAD पॉजिटिव से FADH2 बन रहा है। 2 पॉइंट ऐसे हैं जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहे हैं। ये क्रैब साइकिल की बात हो रही है, लेकिन पूरा पायरुवेट से पूरा चलोगे क्रैब साइकिल और लिंक रिएक्शन में, तो आप इनको भी काउंट करोगे। ठीक है, क्लियर है। तो चलो लास्ट में हिसाब कर लेते हैं और खत्म करते हैं इसको। देखो पायरुविक एसिड था तुम्हारे पास, लिंक रिएक्शन शुरू हुई, 4 NAD पॉजिटिव यूज हुए। देखो 4 NAD पॉजिटिव कहां? 1, 2, 3, 4। इन चारों NAD पॉजिटिव से रिडक्शन के बाद क्या बना? 4 NADH प्लस में 4H पॉजिटिव। एक जगह FAD पॉजिटिव यूज हो रहा है, कहां पर? देखो FAD पॉजिटिव से FADH2 बन रहा है। ठीक है, तो FAD पॉजिटिव यूज हुआ तो क्या बना? FADH2। 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के यूज हो रहे हैं, और एक ADP से क्या बन रहा है? ATP बन रहा है। यानी ग्लूकोज ब्रोकन डाउन होता है किसमें? 2 पायरुवेट में। एक पायरुविक का हिसाब दिया हुआ है, 2 के लिए डबल कर दो। एक पायरुविक के लिए 3 कार्बन डाइऑक्साइड, 2 के लिए 6। एक पायरुविक एसिड के लिए 4 NADH प्लस H पॉजिटिव, 2 के लिए 8। और एक पायरुविक एसिड के लिए 1 FADH2, 2 के लिए 2। एक पायरुविक एसिड के लिए 1 ATP, 2 के लिए 2। तो टोटल ATP अगर एक पायरुविक एसिड के लिए काउंट करोगे तो कैसे करोगे? एक पायरुविक एसिड के लिए देखो 4 NADH थे, एक NADH में 3 ATP होती है, ये होगी 12 ATP। एक FADH2 था, एक FADH2 में 2 ATP होती है, कितनी हो गई? 2 ATP और 1 ATP ये, यानी एक पायरुवेट के लिए 15 ATP, 2 के लिए 30, यानी ग्लूकोज
2 पायरूवेट में टूटा तो टोटल 30 एटीपी होगी क्रैब साइकिल में, और ग्लाइकोलिसिस में आपने पढ़ा था 8 एटीपी है, तो एक ग्लूकोज के तोड़ने पे कितनी एटीपी रिलीज हो रही है? 38 एटीपी यहां रिलीज हो रही है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज भी देना, अगला चैप्टर कौन सा करना है ये भी बताना। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि फटाफट से आपकी रिवीजन हो जाए, क्योंकि एग्जाम बहुत पास में है। अगर थोड़ी सी भी इस लेक्चर ने हेल्प की है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और अपने प्यारे प्यारे व्यूज भी देना। जहां पर आपको लगे कि मुझे इंप्रूव करने की जरूरत है वो भी बताना, ठीक है। अगला हमारे पास सबसे जो आपको डरावना कॉन्सेप्ट लगता है, जिसको यूं चुटकियों में मैं आपको करवाने वाली हूँ, वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। देखो पहले तो तुम ये समझो कि ये करना क्यों है। देखो हुआ क्या है ना, एक्चुअल में ये हुआ है कि पहले ग्लाइकोलिसिस हुई, फिर क्रैब साइकिल हुई। क्रैब साइकिल में भी आपने कहीं अभी नहीं देखा एटीपी बनाओ, ठीक है। आपने देखा NADH प्लस H पॉजिटिव बना है और FADH2 बना। अब आपने क्या करना है ना, ये NADH प्लस H पॉजिटिव से और FADH2 से एटीपी बनवाना है। इस एटीपी को बनवाने के लिए आपने क्या करना है, ये NADH प्लस H पॉजिटिव और FADH2 को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में घुमाना, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इन इलेक्ट्रॉन्स को घुमाने के बाद एटीपी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो एटीपी के प्रोडक्शन को हम बोल रहे हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और कैसे हो रही है ये? जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से इलेक्ट्रॉन जाएंगे। पहली बात तो याद रखो, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में हो रही है। देखो 3 क्वेश्चन तो याद कर लो, पूरी रेस्पिरेशन हो गया, और ये 3 क्वेश्चन तुम्हें याद नहीं है ना तो कुछ याद नहीं है। ग्लाइकोलिसिस कहां हो रहा है? ग्लाइकोलिसिस हो रहा है साइटोप्लाज्म में। कोई पूछ ले लिंक रिएक्शन और क्रेब साइकिल हो रहा है कहां हो रहा है, तो वो हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हो रहा है। कोई तुमसे पूछ ले ETS और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहां हो रही है, तो ये हो रहा है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। कहां हो रहा है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। देखो मान लेने का, बस मान लेने का कि ये क्या है तुम्हारे पास, ये है तुम्हारे पास माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन। क्या है ये? माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन। ये मैंने बना दी माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन। क्या बना दी मैंने? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन। ये हो गई इनर मेम्ब्रेन। अब ये जो आउटर और इनर के बीच का स्पेस है ना बच्चों, इस स्पेस को तुम बोलते हो, या तो इसको बोल दो PMS। क्या बोल दो? PMS यानी पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, या इसको बोल दो IMS मतलब इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस, ठीक है। और ये जो इनर मैट्रिक्स के इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर का सब्सटेंस है, इसको बोल रहे हैं मैट्रिक्स। अब मैं क्या कर रही हूँ ना, मैं ये इतना हिस्सा ड्रॉ कर रही हूँ, मतलब ये मैट्रिक्स, ये पूरा मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने बना दी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होगी, और उसके बाहर क्या है फिर? इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस या फिर पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक है। मैम ये तो आपने बना दिया। अब ये डब्बे डब्बे से क्या है जो हमें इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे दिख रहे हैं? देखो ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे ना 5 कॉम्प्लेक्स है। कितने कॉम्प्लेक्स है? 5 कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स 1 से लेके 5 तक। अभी के लिए याद रखो, कॉम्प्लेक्स 1 के बाद तुम कॉम्प्लेक्स 3 बनाओगे, फिर बनाओगे कॉम्प्लेक्स 2, फिर कॉम्प्लेक्स 4 और फिर कॉम्प्लेक्स 5। मकसद क्या है? मकसद ये है क्रैब साइकिल में जो NADH प्लस H पॉजिटिव और FADH2 हमारे पास बना था, इससे हमने ATP बनवाना है, ठीक है। ये जो पहले 4 कॉम्प्लेक्स है ना बच्चों, ये तो ETS करवाएंगे, कुछ नहीं, बस यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो 5वां कॉम्प्लेक्स है ना, एक्चुअल में यहाँ ATP बनेगी, मतलब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगी, ठीक है। मेरे कहने पे 5 मिनट बिल्कुल शांति से बैठ के कहीं कुछ नहीं सोचना और ये समझना, जैसे जैसे मैं कह रही हूं वैसे वैसे करते चलो, सब हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। सबसे पहले तो बार बार इनको, इन 5 को, ये 5 कॉम्प्लेक्सेस के नाम और इनके कंपोनेंट स्क्रीन पॉज करके 3-4 बार अपनी कॉपी पे टेप डालो, देख देख के। ये याद हो गया? सब याद हो गया। देखो 5 कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स 1 का नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। सोचो ये एक घर है जिसका नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। इस घर के अंदर कुछ लोग रह रहे हैं, यानी इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कुछ कंपोनेंट रह रहे हैं। उन कंपोनेंट का क्या नाम है? FMNFES। FMN बोले तो फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, और FES बोले तो आयरन सल्फर प्रोटीन। तो ये कॉम्प्लेक्स 1 NADH डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स, इसमें FMN और FES, ठीक है। यहां तक क्लियर? अब देखो कॉम्प्लेक्स 2, तो ये पहले कॉम्प्लेक्स 3 बनाना है, फिर कॉम्प्लेक्स 2।
कॉम्प्लेक्स 2 को तुम बोल रहे हो सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। 3 बार अभी बोलो, क्या बोल रहे हो? सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। यहां पर कंपोनेंट मिल रहे हैं FAD पॉजिटिव। क्या मिल रहा है? FAD, फ्लेविन एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड, और साथ में आयरन सल्फर प्रोटीन भी यहां मिलेगा। तो ये देखो FAD मिल रहा है और आयरन सल्फर प्रोटीन भी यहां मिल रहा है। तीसरा जो कंपोनेंट है, तीसरा जो कॉम्प्लेक्स है वो है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। क्या है? साइटोक्रोम, ये साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। यहां जो कंपोनेंट मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं साइटोक्रोम B, आयरन सल्फर और साइटोक्रोम C1। क्लियर है? फोर्थ जो कॉम्प्लेक्स है वो है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। क्या है? साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। यहां जो कंपोनेंट मिल रहे हैं वो है साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3 और 2 कॉपर सेंटर। देखो कॉम्प्लेक्स 4 में क्या मिल रहा है? साइटोक्रोम A, सॉरी ये रहा साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3 और 2 कॉपर सेंटर, यानी कॉपर A और कॉपर B। क्लियर है? लास्ट हमारे पास है कॉम्प्लेक्स 5, जिसको ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स बोले, जहां पर F0 और F1 पार्टिकल है, F0 और F1। जैसे आपने केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ा है ना मेरे से पिछले चैप्टर में, वहां आपने देखा ना कि ATP कैसे प्रोड्यूस करते हैं, प्रोटॉन ग्रेडियंट बना के। मतलब एक जगह प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, एक जगह कम। वहां ल्यूमन में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही थी, स्ट्रोमा में कम। यहां पर देखो मैट्रिक्स में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन कम होगी और यहां पर इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में ज्यादा होगी। कैसे होगी इसको देखते हैं। उसके अलावा आपने याद रखना है साइटोक्रोम C। देखो ये 2 जगह कॉम्प्लेक्स 3 और 4 के बीच में तुम्हें साइटोक्रोम C दिख रहा है। साइटोक्रोम C क्या है? स्मॉल प्रोटीन है जो कि ये इनर मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस यानी बाहरी तरफ अटैच है। ठीक है, मोबाइल कैरियर है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करेगा कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 के बीच में। उसके अलावा बस मेरे कहने पे एक और चीज याद रखो, यहां पर एक और मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं यूबिक्विनोन। क्या बोलते हैं? यूबिक्विनोन। ठीक है, तो चलो अब पहले देखेंगे NADH.H पॉजिटिव से ETS जब चलता है तो ATP कैसे प्रोड्यूस होता है। बस तुम याद रखना, जब NADH से ETS चलेगा तो कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 काम में आएंगे, और वही जब FADH2 से ETS चलेगा तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 काम आएंगे। यानी कॉम्प्लेक्स 3 और 4 तो क्या है? कांस्टेंट है। बस जब NADH प्लस H पॉजिटिव से तुम ETS चलाओगे तो कॉम्प्लेक्स 1 चलेगा, और FADH2 से जब ETS चला के ATP प्रोड्यूस करोगे तो कॉम्प्लेक्स 2 होगा। क्लियर? पहले NADH से देखते हैं, फिर FADH से देखेंगे। ठीक है, 2 रूल बस याद रखो। सबसे पहले बस रूल ये याद रखो कि कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 से जब जब भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे ना, बदले में मैट्रिक्स से 2 H पॉजिटिव अंदर आएंगे। बस ये एक बात याद रखो, और 2 मिनट के लिए बस सब कुछ भूल लो, शांति से गहरी सांस लो और इसको समझो। देखो जी क्या हम कर रहे हैं। देखो क्रेब्स साइकिल में माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में NADH प्लस H पॉजिटिव प्रोड्यूस किया था ना। अब क्या होगा? कॉम्प्लेक्स 1 यानी NADH डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? ये सॉरी एक सेकेंड, ये क्या हो गया है? वेट, हाँ वेट जस्ट, हाँ सॉरी अब ठीक है, वो मार्कर गायब हो गया था। देखो क्या हो रहा है, मैंने बोला माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में NADH.H पॉजिटिव बन गया। आपने क्या करना है ना, इस NADH.H पॉजिटिव की ऑक्सीडेशन करवानी है, इसको तोड़ना है। जब ये टूटेगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे और 2 H पॉजिटिव प्रोड्यूस होंगे। अब देखो ये जो 2 H पॉजिटिव प्रोड्यूस हुए, एक तो वो यहां इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में चले गए, और मैंने कहा जब भी कॉम्प्लेक्स 1, 3 और 4 में से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तब भी मैट्रिक्स में से 2 H पॉजिटिव अंदर आएंगे। तो पहले तो यही समझ लो, मैट्रिक्स में से यहां 4 H पॉजिटिव कैसे आ रहे हैं? 2 H पॉजिटिव तो ये NADH.H पॉजिटिव के टूटने से आए। ठीक है, और 2 H पॉजिटिव इसको खैरात में मिले क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करवाए। यानी टोटल यहां से पहला किस्सा तो खत्म करो, 4 H पॉजिटिव अंदर हो गए। मतलब मैट्रिक्स में H पॉजिटिव कम हो गए, इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में ज्यादा हो गए। ठीक है, अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन जो निकले, रिलीज हुए इसके ऑक्सीडेशन से,
वो गए पहले FMN में, FMN से गए वो FES में। अब FES से इसने कहाँ जाना है, इसने जाना है कॉम्प्लेक्स 3 में, पर ये कॉम्प्लेक्स 3 में ऐसे नहीं जाएगा, यहाँ एक प्रोटॉन कैरियर है यूबिक्विनोन। क्या है? यूबिक्विनोन। यूबिक्विनोन एक एक कर इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन खाली इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, यूबिक्विनोन H पॉजिटिव कैरियर है। तो यूबिक्विनोन ये कहेगा इस इलेक्ट्रॉन को आगे पहुंचाने के लिए ना मुझे मैट्रिक्स में से 2 H पॉजिटिव दो। क्या दो? H पॉजिटिव दो। देखो यूबिक्विनोन ने मैट्रिक्स में से 2 H पॉजिटिव लिए और क्या बना दिया? यूबिक्विनोल, यानी कि रिड्यूस यूबिक्विनोन बना दिया। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन और 2 H पॉजिटिव इसने ले लिए, रिड्यूस यूबिक्विनोन बन गया। 2 इलेक्ट्रॉन तो ये कॉम्प्लेक्स 3 के साइटोक्रोम बी पे पास कर देगा और बदले में ये जो यूबिक्विनोन के H पॉजिटिव थे ये अंदर चले गए, मतलब 2 H पॉजिटिव यहाँ अंदर चले गए, यूबिक्विनोन H2 से चले गए। और मैंने कहा कॉम्प्लेक्स 1, 3 और 4 में से जब जब इलेक्ट्रॉन पास होंगे खैरात में अंदर 2 H पॉजिटिव आएंगे। तो देखो 2 H पॉजिटिव यहाँ यूबिक्विनोन की वजह से आ गए, 2 H पॉजिटिव माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स पे से आ गए क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से चलवाए। तो यहां पर भी देखो मैट्रिक्स से अंदर इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में 4 H पॉजिटिव आ गए, जैसे यहां 4 पॉजिटिव आए थे यहां भी 4 H पॉजिटिव आ गए। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन देखो यूबिक्विनोन से साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम बी से FES, FES से साइटोक्रोम C1। क्लियर है? अब देखो ये साइटोक्रोम C1 से जाएगा साइटोक्रोम C में, जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के आउटर स्पेस में एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, और ये साइटोक्रोम C सीधा इसको पहुंचा देगा कॉम्प्लेक्स 4 में। देखो कॉम्प्लेक्स 2 का बीच में कोई काम नहीं है, वो जब FADH2 से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलवाओगे तब है, अभी के लिए भूल जाओ NADH के केस में। ठीक है, तो देखो साइटोक्रोम C ने ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां भेज दिए? कॉम्प्लेक्स 4 के कॉपर आयन के पास। कॉपर आयन से ये साइटोक्रोम A पे, साइटोक्रोम A3 से, कॉपर B से, और इवेंचुअली इन 2 इलेक्ट्रॉन को कौन ले लेता है? O2। हाफ O2 इन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और मैट्रिक्स में से भी 2 H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, और क्या बना देगा? H2O बना देगा। देखो हम एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे, हमने कहा ग्लाइकोलिसिस फिर लिंक रिएक्शन क्रेब्स साइकिल एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है। कहीं पर भी ऑक्सीजन यूज हुआ था? नहीं, ऑक्सीजन बिल्कुल लास्ट में यूज हो रहा है। एनसीईआरटी कह रही है ऑक्सीजन हालांकि बिल्कुल टर्मिनल स्टेज में, लास्ट स्टेज पे यूज हो रहा है, पर ऑक्सीजन के बिना ये प्रोसेस नहीं हो सकता, आगे नहीं बढ़ेगा, एटीपी नहीं बनेगी अगर ऑक्सीजन नहीं होगा। यहां ऑक्सीजन का इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रॉन चलाते चलाते हमने क्या किया? इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में H पॉजिटिव इकट्ठे कर लिए। यहां पर देखो कॉम्प्लेक्स 4 से भी जब इलेक्ट्रॉन गए खैरात में अंदर 2 H पॉजिटिव आ गए, तो 4 H पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स 1 से, 4 H पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स 3 से और 2 H पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स 4 से। इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में 10 H पॉजिटिव हो गए। अब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट बन चुका है, मैट्रिक्स में प्रोटॉन कम है और इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में प्रोटॉन ज्यादा है। इन प्रोटॉन्स को हम दोबारा से पंप करने वाले हैं मैट्रिक्स में ताकि एनर्जी रिलीज हो और उस एनर्जी से हम एटीपी बना पाए। तो ये जो F0 पार्टिकल है ना, ये चैनल बना देगा जिससे ये 10 प्रोटॉन बाहर जाएंगे और F1 में क्या होगी? कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस होगी, शेप चेंजेस होगी और ADP से ATP बन जाएगा। मैम 10 प्रोटॉन गए हैं, कितने ATP बनेंगे? एनसीईआरटी कह रही है जब यहां से 4 H पॉजिटिव जाते हैं ना, 1 ATP बनता है। कितने ATP बनता है? 1 ATP बनता है। तो ये तो 10 H पॉजिटिव गए, 4 H पॉजिटिव से 1 ATP, 8 H पॉजिटिव से 2 ATP और बदले में लास्ट में 2 जो H पॉजिटिव बने उससे आधा ATP। तो 1 NADH प्लस H पॉजिटिव कितने ATP बना रहा है? 2.5 ATP। पर एनसीईआरटी इसको एस्टिमेट करके, मतलब राउंड ऑफ करके कितना लिख रही है? 3 ATP। अब समझ में आया 1 NADH प्लस H पॉजिटिव 3 ATP के बराबर कैसे होता है? समझ में आ गया? क्लियर है? अब देखो दूसरा तुमने क्या देखना है? दूसरा तुमने देखना है, ये तो तुमने देख लिया कि NADH.H पॉजिटिव की जब ऑक्सीडेशन होगी कॉम्प्लेक्स 1, 3 और 4 इन्वॉल्व होंगे, 4 H पॉजिटिव जब इन्वॉल्व होते हैं 1 ATP बनता है। और यहां पर तो क्या हुआ है? 10 H पॉजिटिव गए हैं, है ना, 10 H पॉजिटिव जनरेट हुए हैं और वो F0 F1 पार्टिकल से जब गए हैं 2.5 यानी कि 3 ATP बने। अब हमने पढ़ना है ऑक्सीडेशन ऑफ FADH2।
इसके लिए कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होते हैं, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4। ये कॉम्प्लेक्सेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो देखो अब कॉम्प्लेक्स 1 का तो कोई काम नहीं है। अब समझो ध्यान से, 5 मिनट मुझे और दो। देखो सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स यानी कॉम्प्लेक्स 2, यहां पर सक्सीनेट कन्वर्ट हुआ है फ्यूमरेट में, FADH2 से FAD बना, यानी 2 H पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन गए FES में, FEN से ये जा रहे हैं यूबिक्विनोन में, यूबिक्विनोन ने मैट्रिक्स से 2 H पॉजिटिव लिए और 2 इलेक्ट्रॉन लिए, ये रिड्यूस हो गया। ये यूबिक्विनोन फिर 2 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम बी को दे रहा है, साइटोक्रोम बी से 2 इलेक्ट्रॉन FES में आ रहे हैं, FES से साइटोक्रोम C1 में आ रहे हैं। फिर पूरी साइकिल सेम है, साइटोक्रोम C में आ रहे हैं, साइटोक्रोम C से कॉम्प्लेक्स 4 में गए, कॉपर A, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, कॉपर B और इवेंचुअली O2, 2 H पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन लेकर H2O बना रहा है, यानी मेटाबॉलिक वाटर बना रहा है। ठीक है, अब देखो क्या हुआ है, यहां पर 4 H पॉजिटिव आए और इधर कॉम्प्लेक्स 4 में 2 H पॉजिटिव आए। मतलब NADH.H पॉजिटिव के केस में जहां 10 H पॉजिटिव रिलीज हो रहे थे, यहां पर 6 H पॉजिटिव मतलब क्या हो रहे हैं, पंप हो रहे हैं। 6 प्रोटॉन क्या होंगे यहां पर, पंप होंगे। 4 H पॉजिटिव से 4 प्रोटॉन जब इस F0 F1 पार्टिकल से जाते हैं तो 1 ATP बनता था, 6 प्रोटॉन जाएंगे तो 1.5 ATP बनेगा। एस्टिमेट क्या कह दोगे तुम, 2 ATP बन गए। अब पता चला FADH2, एक FADH2 2 ATP के इक्वल कैसे होता है। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है, आप इसको आराम से दोबारा पॉज करो, इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझो और इन नोट्स में से इस टॉपिक को रिवाइज करो बहुत अच्छे से। इसके बाद तुम्हें एक एक लाइन समझ में आने वाली है, क्योंकि मैंने एक एक लाइन इसकी कवर की है। ठीक है, अब अगर मैं ये एक एक लाइन तुम्हें एक्सप्लेन करूंगी, तुम कंफ्यूज हो जाओगे दोबारा। मैंने इन तीन डब्बों के थ्रू तुम्हें ये पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया। एनसीईआरटी का एक भी वर्ड इसमें नहीं छूटा है, सब कुछ हो चुका है। याद रखना, रोल ऑफ ऑक्सीजन लिमिटेड है, चाहे ये एरोबिक रेस्पिरेशन है, क्योंकि O2 तो लास्ट में यूज हो रहा है टर्मिनल स्टेप में, इवेंचुअली हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टर की तरह। ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की वजह से यहाँ ATP प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, फिर ये F0 F1 पार्टिकल के बारे में भी पूछ लेना। F0 क्या है, जो इंटीग्रल मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स है, एक चैनल फॉर्म करता है जिससे प्रोटॉन क्रॉस करेंगे। और F1 क्या है, पेरिफेरल, बाहरी तरफ है, जहां पर एक्चुअल में ADP से और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ATP बनेगा। ये दिया हुआ है तुम्हें कि जब 4 H पॉजिटिव पास हो रहे हैं तो 1 ATP बन रहा है। तो NADH.H पॉजिटिव के केस में जब 10 ATP पास हो रहे हैं, सॉरी 10 H पॉजिटिव पास हो रहे हैं तो कितने, 3 ATP बन रहे हैं। और FADH2 के केस में 6 H पॉजिटिव, 6 प्रोटॉन 6 H पॉजिटिव जब पास हो रहे हैं तो 2 ATP बन रहे हैं। मेन तुम्हारे सारे टॉपिक 1 घंटे में खत्म हो चुके हैं। बहुत मेहनत से मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हें समझ में आए। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, नहीं तो रिपीट करके एक दो बार देखोगे समझ में आ जाएगा। ध्यान से समझोगे तो कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 घंटे का ही चैप्टर है, हो गया ये। अब बिल्कुल इजी 2 कॉन्सेप्ट हैं जिसपे 5-7 मिनट लगेंगे और ये चैप्टर हमारा यही खत्म है। देखो आगे आ रहा है कि तुमने देखो ग्लाइकोलिसिस पढ़ ली, लिंक रिएक्शन पढ़ ली, क्रैप पढ़ ली, ETS पढ़ ली, ATP तुमने बनवा दी। अब बता दो बैलेंस शीट भी कितना क्या हिसाब किताब है, अब वो सब कुछ बता दो। देखो नेट गेन जो ATP का है ना ग्लूकोज के लिए, वो कैलकुलेट होता है जब कुछ अंदाजे, कुछ अजम्पशन हम लगाते हैं, बस कुछ बातें मान लेते हैं जो एक्चुअल में हो नहीं रही, बस हमने मान लिया। जैसे हमने माना कि ये सारे प्रोसेस सीक्वेंस में हो रहे हैं, पहले ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, फिर TCS हो रहा है, फिर ETS हो रहा है, मतलब हम कह रहे हैं सीक्वेंस में हो रहा है, पर असल में ऐसा नहीं होता, पर हमें मानना पड़ेगा कि ये सीक्वेंस में हो रहा है। फिर हम कह रहे हैं कि NADH जब सिंथेसाइज होता है ग्लाइकोलिसिस से, वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और उसमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन होती है, मतलब उससे ATP प्रोड्यूस होता है। ठीक है, हम कह रहे हैं कि ये सब कुछ हो रहा है एक्चुअल में सीक्वेंस में हो रहा है, जबकि जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। फिर हम कह रहे हैं बीच के जो भी इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं वो सिर्फ वो कहीं भी यूटिलाइज नहीं हो रहे कोई और कंपाउंड्स बनाने में, जबकि ऐसा भी नहीं है, ये बस हमने माना हुआ है। फिर वो कह रहे हैं कि ये सारी चीजें देखो ग्लाइकोलिसिस वगैरह हमने ग्लूकोज से स्टार्ट किया, तो क्या सिर्फ ग्लूकोज ही ऑक्सीडाइज हो रहा है बॉडी में? ग्लूकोज के अलावा और भी तो कोई मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो सकता है ना, लेकिन हमने वो बातें मानी ही नहीं। लेकिन ये वाली अजम्पशंस ट्रू नहीं है, क्यों? क्योंकि ये पाथवे साइमल्टेनियसली एक साथ एक दूसरे के बिल्कुल एक के बाद एक नहीं चल रहे। दूसरा, ऐसा नहीं है
कि जो सबस्ट्रेट एंटर कर गया पाथवे में वो लास्ट में एटीपी बिल्कुल बनवा ही देगा, बीच में से भी वो विड्रॉन हो सकता है। फिर ऐसा नहीं है कि 38 एटीपी का जो हमने हिसाब लगाया वो 38 एक साथ बनेंगी पहले फिर यूज होंगी, नहीं, एटीपी धीरे धीरे बनती जा रही है, यूज भी हो रही है, ठीक है। और भी दूसरे, और ये क्या है, एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड है ये जितने भी स्टेप्स हैं। तो ये सारी हमारी अजम्पशंस हैं, फिर भी हमें ये अजम्पशंस माननी पड़ेगी चाहे ये रियलिटी में नहीं हो रही, ताकि हम इस पूरे प्रोसेस को ब्यूटीफुली समझ पाए, ठीक है। तो देखो बैलेंस शीट देख लो, ग्लाइकोलिसिस में 2 एटीपी बने तो 4 एटीपी थे, पर 2 यूज हो गए थे तो उसको माइनस कर दिया तो डायरेक्टली 2 एटीपी बने सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइजेशन से, 2 एनएडीएच बने, तो 2 एनएडीएच 6 एटीपी के इक्वल हो गए, तो टोटल ग्लाइकोलिसिस से तुम्हें मिल गए 8 एटीपी। फिर आता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन यानी कि लिंक रिएक्शन, जहां पर 2 एनएडीएच बने थे यानी 6 एटीपी बने थे। और लास्ट में टीसीए साइकिल, क्रेब्स साइकिल में 6 एनएडीएच 2 एफएडीएच और 2 जीटीपी बने थे। 6 एनएडीएच 18 एटीपी के इक्वल हो गए, 2 एफएडीएच 4 एटीपी के इक्वल हो गए और 2 जीटीपी 2 एटीपी के इक्वल हो गए। अब इन सबको जब काउंट करोगे तो ये टोटल हिसाब हो गया 38 एटीपी का, यानी एक ग्लूकोज जब टूटता है तो जनरेट होती है 38 एटीपी। फिर एनसीईआरटी ने फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि फर्मेंटेशन भी पढ़ लिया, एरोबिक रेस्पिरेशन भी हो गया, तो इसमें डिफरेंस बताया हुआ है। वो कह रहा है फर्मेंटेशन में पार्शियल ही आधा अधूरा ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लूकोज का, यहाँ नेट एटीपी का गेन सिर्फ 2 एटीपी है। एनएडीएच जो बनता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है दोबारा से एनएडी पॉजिटिव। ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, इसीलिए स्पीड पे बता रही हूँ। एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O निकलेगा हमारे पास, बहुत सारे मॉलिक्यूल 38 मॉलिक्यूल निकलते हैं एटीपी के, और NADH इवेंचुअली ETS में आके NAD पॉजिटिव में रीजनरेट हो जाता है, ताकि बार बार ये साइकिल आगे चलती रहे। अगला हमारे पास आता है एम्फीबोलिक पाथवे। देखो एम्फीबोलिक पाथवे क्या होता है, पहले हम कहते थे कि रेस्पिरेशन ना एक कैटाबोलिक प्रोसेस है। कैटाबोलिक मतलब इसमें सिर्फ टूट रहा है, ग्लूकोज टूट रहा है, लेकिन अब हम कहते हैं कि ये कैटाबोलिक भी है और ये एनाबोलिक भी है, इसीलिए इसको हमने बोल दिया एम्फीबोलिक, ठीक है। इस प्रोसेस को पढ़ते हैं। देखो वो कह रहा है कि जो ग्लूकोज है ना वो सबसे फेवर्ड सबस्ट्रेट है रेस्पिरेशन का, लेकिन उसके अलावा और भी कार्बोहाइड्रेट्स रेस्पायर हो सकते हैं, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं फिर रेस्पिरेशन में यूज होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट के अलावा और भी सबस्ट्रेट जैसे फैट्स और प्रोटीन भी यूज हो सकते हैं। अगर तुमने ये टेबल समझ लिया तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। देखो अगर फैट्स को ऑक्सीडाइज करना है तो लाइपेज एंजाइम की प्रेजेंस में फैट टूटेंगे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और ये फैटी एसिड तो बना देगा एसिटाइल को ए, फिर ये क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा, ठीक है। मतलब फैट्स डायरेक्ट ऑक्सीडाइज नहीं हो रहे, फैट पहले फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट रहे हैं, अब फैटी एसिड की आगे ऑक्सीडेशन होनी है तो फैटी एसिड पहले एसिटाइल को ए बनाएगा, फिर वो क्रेब्स साइकिल में मूव करेगा। और ग्लिसरॉल क्या करेगा, ग्लिसरॉल ग्लाइकोलिसिस में एंटर करेगा, एक प्रोडक्ट बनाएगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट, जो ट्रायोस फोस्फेट था 3 कार्बन का, याद करो ग्लाइकोलिसिस में पड़ा हुआ है, जो फिर आइसोमरेस एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फोस्फेट PGAL में कन्वर्ट हो जाता है। बस आगे फिर ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल चलेगी और एनर्जी प्रोड्यूस होगी। कार्बोहाइड्रेट्स का तो देखो सिंपल ही है, पूरी ग्लाइकोलिसिस चल रही है, फिर लिंक रिएक्शन, फिर क्रेब्स साइकिल। प्रोटीन से पहले क्या होगा, अमाइनो एसिड बनेंगे, फिर डी अमाइनेशन होगी यानी NH2 रिमूव होगा, और फिर तुम्हारे पास ये पायरुविक एसिड बनाएगा या एसिटाइल को ए बनाएगा और फिर क्रेब्स साइकिल में चलेगा। तो ये तो सारा मैम आप कैटाबोलिज्म ही दिखा रहे हो, एनाबोलिज्म इसमें क्या है। देखो जिस तरह से बॉडी को फैटी एसिड तोड़ के एनर्जी बनाने की रिक्वायरमेंट थी, मान लो आपका फास्ट वगैरह या खाना वगैरह आप अच्छे से नहीं खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट सारे ब्रेक डाउन हो चुके हैं, उस तरह से अगर बॉडी को कभी फैट बनाने की जरूरत है तो ये प्रोसेस उल्टा भी बन जाएगा, एसिटाइल को ऐसे फैटी एसिड भी बन जाएगा। जिस तरह से प्रोटीन से अमाइनो एसिड बने थे, इससे फिर पायरुविक एसिड बना था, ये प्रोसेस उल्टा भी चल जाएगा, यानी अमाइनो एसिड से प्रोटीन भी बन जाएंगे। तो ये क्या हो गया, ये एनाबोलिज्म हो गया। कैटाबोलिज्म क्या था, जब ये ब्रेक डाउन हो रहा था। एनाबोलिज्म क्या है, जब अमाइनो एसिड की बिल्डिंग अप हो रही है। कैटाबोलिज्म क्या था, जब फैटी एसिड टूट रहे थे। एनाबोलिज्म क्या है, जब एसिटाइल को फैटी एसिड में दोबारा बन रहा है। बस इसीलिए इसको बोलते हैं एम्फी। एम्फी मतलब डुअल, डुअल मतलब कैटाबोलिक भी और एनाबोलिक भी है, इसलिए इसको एम्फीबोलिक प्रोसेस बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखो वो क्या कह रहा है, यही टेबल जो मैंने समझाया है यहाँ पर थ्योरी में लिखा हुआ है कि फैट्स पहले ब्रेक डाउन होते हैं ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में। फैटी एसिड तो सीधा एसिटाइल को ए में टूटकर एंटर करता है पाथवे में, क्रेब्स साइकिल में, और ग्लिसरॉल पहले PGAL में टूटता है, 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में टूटता है, ठीक है, यानी ग्लाइकोलिसिस में जाता है और फिर एंटर करता है ग्लाइकोलिसिस में, ठीक है। प्रोटीन पहले डिग्रेडेड होते हैं प्रोटीएसिस से और अमाइनो एसिड बनाते हैं। अमाइनो एसिड्स की डी अमाइनेशन होगी यानी NH2 यहाँ से निकलेगा, और फिर ये क्रेब्स साइकिल में जाएगा, या तो पायरुवेट बनने के बाद या फिर एसिटाइल को ए बन के क्रेब्स साइकिल में जाएगा।
ठीक है। तो रेस्पिरेटरी प्रोसेस कैटाबोलिक भी हो सकते हैं, एनाबोलिक भी हो सकते हैं, मतलब उसमें सिंथेसिस भी हो रही है, ब्रेकडाउन भी हो रहा है। जैसे फैटी एसिड्स को तुमने एसिटाइल को ए में तोड़ दिया रेस्पिरेटरी पाथवे में एंटर करने से पहले, लेकिन जब ऑर्गेनिज्म को सिंथेसाइज करने हैं फैटी एसिड, तो एसिटाइल को ए विड्रॉ कर सकते हो रेस्पिरेटरी पाथवे से और सिंथेसाइज कर सकते हो फैटी एसिड। मतलब यहाँ तो ये बिल्डिंग अप हो गया, यहाँ ये एनाबोलिज्म हो गया। यानी रेस्पिरेटरी पाथवे कब आता है? ब्रेकडाउन में भी आता है और सिंथेसिस में भी आता है। सिमिलर काम आप प्रोटीन के साथ कर रहे हो, पहले आप प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स में तोड़ रहे हो, फिर एंटर करवा रहे हो ना पाथवे में। जब आपको अमाइनो एसिड बनाने हैं तो आप इस प्रोसेस को उल्टा भी चला सकते हो, इसीलिए एम्फीबोलिक पाथवे बोल रहे हैं। लास्ट में हमारे पास आता है रेस्पिरेटरी क्वोशंट। रेस्पिरेटरी क्वोशंट क्या है? आपने बेसिकली क्या करना है, आपने करना है द रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 इवोल्व, कितनी CO2 इवोल्व हुई है उसकी रेशो लेना, और कितना O2 यूज हुआ है उसकी रेशो लेना। आपके पास निकलेगा RQ, यानी कि रेस्पिरेटरी क्वोशंट या फिर रेस्पिरेटरी रेशो। अब ये रेस्पिरेटरी क्वोशंट की वैल्यू क्या आएगी, ये डिपेंड करता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आपने क्या लिया है, कि क्या आप कार्बोहाइड्रेट्स को एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ले रहे हो, क्या फैट्स को ले रहे हो, या क्या आप प्रोटीन को ले रहे हो। याद रखना RQ क्या होता है? 1 होता है जब हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, जब हम कार्बोहाइड्रेट्स को रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितना CO2 इवॉल्व हुआ है उतना ही O2 यूज हुआ था। रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? 6 O2 यूज हो रहा है और 6 CO2 निकल रहा है, तो RQ 1 आ गया। ठीक है। लेकिन अगर ये फैट्स की बात करें, अगर ये किसकी बात करें? फैट्स की। जैसे फैट्स में एग्जांपल ले रहे हैं हम ट्राई पाल्मिटीन, ये PYQ है आपका 2019 का, तो ट्राई पाल्मिटीन का ये देख लो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यहां पर क्या हो रहा है ना, यहां पर 145 O2 यूज हो रहे हैं, तो O2 को नीचे रखा, और 102 CO2 प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वैल्यू आ गई 0.7। तो जो RQ की वैल्यू कार्बोहाइड्रेट के केस में 1 है, फैट्स के केस में वो कितनी है? वो सिर्फ 0.7 है। प्रोटीन के केस में यही चीज 0.9 है। याद रखना लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, इनकी वैल्यू मोर देन 1 होती है, क्योंकि कभी भी प्योर प्रोटीन, फैट या कार्बोहाइड्रेट यूज नहीं होते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के लिए, इसलिए वैल्यू कभी 1 से नीचे आती ही नहीं है, 1 से हमेशा ज्यादा आती है। बस ये चैप्टर आपका यहाँ पर कवर हो चुका है। मैंने पूरी कोशिश की है कि NCERT का हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया जाए। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। कमेंट सेक्शन में प्लीज अपने प्यारे प्यारे व्यूज देना, है ना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं आगे और ऐसे लेक्चर लाऊं। ये नोट्स चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में लिंक पिन है, 150 में पूरी बायो हो जाएगी। कोई ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, इससे ज्यादा का तो पिज्जा आ जाता है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। आई होप, आई मैनिफेस्ट कि ये लेक्चर ने आपको हेल्प किया हो। इसके बाद वाला लेक्चर जरूर देखना, उसमें हमने 2014 से लेकर 2025 तक NTA ने किसी भी एग्जाम में रेस्पिरेशन इन प्लांट से जो भी क्वेश्चन पूछा है उसको हमने सॉल्व किया NCERT की लाइंस लेकर, यानी NCERT के पैराग्राफ साइड में प्रूफ की तरह लगाकर कि NCERT से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। अगर आपने यहाँ तक लेक्चर देखा, बहुत बहुत थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप एक कमेंट कर दोगे। थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन में ये भी बताना अगला चैप्टर